प्रदेश के कानपुर देहात जनपद के थाना रसूलाबाद के अंतर्गत एक गांव है झकरगड़ा। रागनी इसी गांव की रहने वाली थी। उसके पिता राजा राम दोहरे गांव के दमक किसान थे। 3 बहनों में रागनी सबसे छोटी, सबसे दुलारी और बेहद खूबसूरत थी। राजा राम अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर चुके थे। अब वह रागनी का घर बसाना चाहते थे। इस बारे में घर में बात भी होने लगी थी। शादी की चर्चा चलते ही रागनी का मन गुदगुदाने लगा। खुली आंखों से वह जीवन साथी के सुहाने सपने देखने लगी थी। वह सोचती थी कि मेरे दोनों जीजा हैंडसम हैं, तो मेरे पिता मेरे लिए भी सैकड़ों में से किसी एक को चुनेंगे, क्योंकि अपनी बहनों में से ज्यादा हसीन जो हूँ। रागनी की तमन्ना थी कि उसका पति फिल्मी हीरो जैसा और खूब प्यार करने वाला हो। राजा राम की तलाश जारी थी। इसी तलाश के दौरान राजा राम को शोभा राम के बारे में पता चला। जगदीश दोहरे औरैया जिले के नंदपुर गांव के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी सरला के अलावा 2 बेटियां, एक बेटा शोभाराम था। बेटियों की वह शादी कर चुके थे। शोभाराम अभी कुंवारा था। बाप बेटे दोनों मिलकर अपनी जमीन पर मौसमी सब्जियों की खेती करते थे और शहर कस्बे में बेचते। शोभाराम राजमिस्त्री भी था। राजा राम ने नंदपुर गांव जाकर जगदीश दोहरे से मुलाकात की और उनके बेटे शोभाराम के साथ अपनी बेटी रागनी की शादी करने की बात की। जगदीश की पत्नी सरला की मौत हो चुकी थी, इसलिए जगदीश भी बेटे का विवाह करने के इच्छुक थे। इसलिए पहले लड़की देखने की इच्छा जताई। इसके बाद उन्होंने झकरगड़ा गांव जाकर रागनी को देखा तो वह उन्हें पसंद आ गई। फिर सन 2012 की पहली लगन में रागनी और शोभाराम का विवाह हो गया। विवाह मंडप में रागनी ने पहली बार पति को देखा। शोभाराम सूट पहने था, सिर पर सेहरा बंधा था। उसके चारों ओर घर वालों का हुजूम था, इसलिए रागनी उसे नजर भरकर देख नहीं पाई। रागनी ने शोभाराम को सुहाग रात पर अच्छी तरह देखा। वह सांवले रंग और इकहरे शरीर का था। उसने कपड़े उतारे तो हीरो जैसी बॉडी की आरजू रखने वाली रागनी के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। उस रात शोभाराम रागनी का तन तो जीतने में सफल रहा, किंतु मन नहीं जीत सका। शोभाराम उसकी कल्पना से एकदम उलट था, इसलिए सफल यौनाचार भी उसे आनंद से नहीं भर सका। मायके लौटने पर रागनी का गुस्सा मां पर फूटा। वह मायके गई तो अपनी मम्मी पर बरस पड़ी। मम्मी, तुम लोगों ने अपनी बड़ी बेटियों के लिए सुंदर सजीले वर खोजे और मुझे काले कलुटे मरियल और नीरस आदमी के पल्ले बांध दिया। तुमने क्या देखकर उसे मेरे लिए पसंद किया था? मम्मी ने उसे समझाया, बेटी, लड़के की खूबसूरत नहीं उसके गुण देखे जाते हैं। शोभाराम में शराब, जुआ, सट्टा जैसा कोई ऐब नहीं है। वह मेहनती है, कमाऊ है। कुछ दिन साथ रहोगी तो वही सावला मरियल और सीधा सा पति संसार का सबसे खूबसूरत लगने लगेगा। रागनी गुस्से में बोली, मम्मी, शोभाराम मुझे पसंद नहीं है। अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। माँ ने निर्णय सुनाने के साथ नसीहत दी, बेटा, ससुराल तो तुझे जाना होगा। शोभाराम जैसा है उसी रूप में उसे मन से स्वीकार करना होगा। मैं कह रही हूं न, जल्द ही वह तुझे अच्छा लगने लगेगा। मम्मी पापा की जिद के चलते रागनी की एक न चली और उसे ससुराल जाना पड़ा। शोभाराम के साथ वह पति धर्म भी निभाती रही, परंतु उसे दिल से स्वीकार नहीं कर सकी। इसी बीच वह एक बेटी और एक बेटे की मां बन गई। उन्हीं दिनों शोभाराम के पिता जगदीश दोहरे की बीमारी के चलते मौत हो गई। पिता की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी शोभाराम के कंधे पर आ गई। वक्त गुजरता रहा। गुजरते वक्त के साथ रागनी के मन की कसक बढ़ती गई। अकेली होती तो उठते बैठते अपने भाग्य को कोसती रहती और कहती, मेरी तो किस्मत फूटी थी जो हड्डी के ढांचे जैसा पति मुझे मिला। मेरे अरमान मिट्टी में मिल गए। क्या पूरी उम्र मुझे यूं ही घुट घुट कर जीना होगा? उस वक्त रागनी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जल्द ही घुटन से उसे मुक्ति मिलने वाली है और उसका साइड इफेक्ट बेहद खतरनाक होगा। रागनी के घुटन भरे जीवन में रिंकू यादव नाम के युवक की एंट्री हुई। हुआ यह कि एक दिन घर का सीलिंग फैन खराब हो गया। रागनी ने यह बात शोभाराम को बताई। बिना पंखे के बच्चों को नींद कैसे आएगी? मुझे भी परेशानी होगी, इसे जल्दी ठीक करा दो। शोभाराम मुस्कुराते हुए बोला, परेशान मत हो। होमगार्ड लायक सिंह का बेटा रिंकू यादव बिजली मिस्त्री है, उसे बुला लाता हूँ, जो खराबी होगी सुधार देगा। 20 वर्षीय रिंकू यादव गांव के पश्चिम छोर पर रहता था। उसके पिता लायक सिंह यादव थाना सहार में होमगार्ड थे। रिंकू का बड़ा भाई कुलदीप यादव आगरा में चमड़े का बैग बनाने वाली किसी फैक्ट्री में काम करता था। उसकी 2 बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। रिंकू सहायल कस्बे में एक बिजली की दुकान पर काम करता था। कुछ देर बाद शोभाराम रिंकू के घर पहुंचा। रिंकू उस समय घर पर ही था। शोभाराम ने उसे घर का पंखा खराब होने के बाबत बताया और रिंकू को घर ले आया। रिंकू यादव शोभाराम के घर पहुंचा तो उसकी नजर रागनी पर पड़ी।
दोनों ने एक दूसरे को गौर से देखा। उनकी नजरें मिली तो पल भर में ही दोनों के दिल में कुछ कुछ होने लगा। रिंकू सोचने लगा कि लंगूर के पहलू में हूर कैसे आ गई। यह अप्सरा तो मेरे नसीब में होनी चाहिए थी। अपनी उम्र से कई साल छोटे, लंबे, तड़ंगे और साफ रंगत वाले रिंकू यादव को देखकर रागनी भी बहुत प्रभावित हुई। बिजली का पंखा ठीक करने के दौरान रिंकू रागनी पर आंखों से तीर चलाता रहा। उसका हर तीर रागनी के जिगर में हलचल करता रहा। आंखों की मूक भाषा में रागनी भी बहुत कुछ उससे कहती रही। रिंकू अपना काम करके चला गया, जबकि रागनी उसके ख्यालों में गुम हो गई। उस दिन के बाद रिंकू यादव अक्सर शोभाराम के घर आने लगा। वह ऐसे समय पर आता जब शोभाराम घर पर नहीं होता। वह किसी न किसी बहाने घर आता और रागनी को लाइन मारता। रागनी भी तिरछी नजरों से रिंकू को देखकर मुस्कुराती रहती। मन में जो आकर्षण था उसे चमकीला बनाने के लिए रिंकू और रागनी ने देवर भाभी का रिश्ता जोड़ लिया। रिश्ता बना तो बातचीत शुरू हो गई। जल्द ही बातचीत हंसी मजाक तक पहुंच गई। उसके बाद उसमें अश्लीलता भी घुलने लगी। अपने से 8 साल छोटे रिंकू की बातों का रागनी भी हंसकर जवाब दे दिया करती। रिंकू रागनी को रिझाने के लिए उसकी तारीफ किया करता। एक रोज रिंकू यादव ने कहा, भाभी, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। तुम तो अभी भी जवान दिखती हो। अपनी तारीफ सुनकर रागनी गदगद हो गई। इसके बाद एक दिन रिंकू यादव ने कहा, भाभी, तुम में गजब का आकर्षण है। कहाँ तुम और कहाँ शोभाराम भाई। दोनों की कदकाठी, रंग रूप और उम्र में जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हारे सामने तो वह कुछ भी नहीं है। अपनी तारीफ सुनकर रागनी अंदर ही अंदर जहां एक और फूल नहीं समाई, वही दिखावे के लिए उसने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, झूठे कहीं के, तुम जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हो। मुझे तुम्हारी इस तारीफ में दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। तुम्हारे भैया को आने दो, बताती हूँ उनसे। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। हकीकत यह थी कि रागनी रिंकू को मन ही मन चाहती थी। उसने केवल दिखावे के लिए यह बात कही थी। रिंकू हर हाल में उसे पाना चाहता था। रागनी के हाव भाव से वह समझ चुका था कि रागनी भी उसे पसंद करती है, लेकिन वह इजहार नहीं कर पा रही थी। एक दिन दोपहर को रागनी के दोनों बच्चे सो रहे थे। शोभाराम बाजार गया था। गर्मियों के दिन थे। गली में सन्नाटा पसरा हुआ था। रिंकू ऐसे ही मौके की तलाश में था। वह रागनी के घर पहुंच गया। इधर उधर की बातें और हंसी मजाक के बीच रिंकू ने रागनी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। रागनी ने इसका विरोध नहीं किया। चेहरे मोहरे से गोरे चिट्ठे गबरू जवान रिंकू यादव के हाथों का स्पर्श कुछ अलग ही था। रागनी का हाथ अपने हाथ में लेकर रिंकू एकटक उसके चेहरे पर निगाहें टिकाए रहा। अचानक रिंकू की तंद्रा भंग करते हुए रागनी ने कहा, अरे ओ देवर जी, किस दुनिया में खो गए। छोड़ो मेरा हाथ। अगर किसी ने देख लिया तो जानते हो कितनी बड़ी बदनामी होगी। रागनी की यह बात सुनकर रिंकू बोला, यहाँ कोई देख लेगा तो अंदर कमरे में चले। नहीं नहीं, आज नहीं, वो बाजार गए हैं, किसी भी समय आ सकते हैं, फिर कभी अंदर चलेंगे। रागनी ने कहा तो रिंकू ने उसका हाथ छोड़ दिया। लेकिन वह मन ही मन बेहद खुश था, क्योंकि उस दिन रागनी की तरफ से हरी झंडी मिल गई थी। फिर एक दिन मौका मिलते ही रागनी और रिंकू ने मर्यादा की दीवार तोड़कर अपनी हसरतें पूरी की। उसके बाद शोभाराम की आंखों में धूल झोंक कर रागनी रिंकू के साथ अक्सर मौज मस्ती करने लगी। अवैध रिश्तों का यह सिलसिला करीब 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा। नाजायज रिश्तों को कोई लाख छिपाने की भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन वह छिप नहीं पाते। किसी तरह पड़ोसियों को रागनी और रिंकू के अवैध संबंधों की भनक लग गई। शोभाराम के दोस्त ने कई बार उसे उसकी पत्नी के और रिंकू के संबंध की बात बताई, लेकिन उसने कभी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे पत्नी पर पूरा भरोसा था। जबकि सच्चाई यह थी कि वह उसके साथ लगातार विश्वासघात कर रही थी। रागनी कुंवारे रिंकू यादव की इतनी दीवानी हो गई थी, वह पति को कुछ समझती ही नहीं थी। नाजायज रिश्तों का भांडा तब फूटा जब एक रोज शोभाराम ने अपनी पत्नी रागनी और रिंकू को अपने ही घर में आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथ पकड़ लिया। रिंकू ने जब शोभाराम को देखा तो वह फुर्ती से भाग गया। उसने भी उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने रागनी को खूब खरी खोटी सुनाई और दोबारा ऐसी हरकत न करने की हिदायत देकर छोड़ दिया। उस दिन के बाद से कुछ दिनों तक रिंकू का रागनी के यहाँ आना जाना लगभग बंद रहा, पर यह पाबंदी ज्यादा दिनों तक कायम न रह सकी। मौका मिलने पर दोनों फिर से शोभाराम की आंखों में धूल झोंकने लगे, पर अब वह काफी सावधानी बरत रहे थे। रागनी की बेटी अब तक 8 साल की हो चुकी थी। वह अपनी उम्र से कुछ ज्यादा समझदार थी। रिंकू के घर आने पर वह ताक झाक में लगी रहती थी। बेटी उसके नापाक रिश्तों में बाधा न बने, इसीलिए रागनी ने उसे ननिहाल रहने को भेज दिया।
बेटी के ननिहाल में रहने पर रागनी पूरी तरह आजाद हो गई। शोभाराम राजमिस्त्री था। वह सुबह घर से निकलता तो फिर शाम को ही घर आता था। दोपहर में रागनी चालाकी के साथ रिंकू को बुला लेती, फिर दोनों रंग रलिया मनाते। पति के आने से पहले रागनी सती सावित्री बन जाती, लेकिन चालाकी के बावजूद शोभाराम ने एक रोज फिर से पत्नी को रिंकू के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। उस रोज शोभाराम सुबह काम पर तो गया था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वह दोपहर में ही वापस घर आ गया। इस बार उसने रिंकू को खूब खरी खोटी सुनाई और पत्नी की जमकर पिटाई की। इसके बावजूद रिंकू का घर आना जाना बंद हो गया। जनवरी 2023 के पहले सप्ताह में रागनी ने एक और बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म से शोभाराम को खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे शक था कि यह बेटी जरूर रागनी और रिंकू के नाजायज रिश्तों की निशानी है। लेकिन समाज के डर से उसने जबान बंद रखी। बेटी के जन्म के बाद शोभाराम को लगा कि रागनी ने रिंकू के साथ संबंध खत्म कर लिए हैं। यह उसकी भूल थी। रागनी अब भी मौका मिलने पर रिंकू से मिलने का प्रयास करती रहती थी। उसे झटका तब लगा जब उसने एक रोज रिंकू को शाम के धुंधलके में अपने घर से निकलते देख लिया। शोभाराम की अब गांव में खूब बदनामी होने लगी थी। गांव के युवक उसे देखकर पत्नी के चरित्र को लेकर फफ्तियां कसने लगे। उसने पत्नी को बड़ी बेटी की दुहाई देते हुए समझाया, लेकिन रागनी पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिर अपनी इज्जत का जनाजा उठते देख उसका धैर्य जवाब देने लगा। अब उससे पत्नी की बेवफाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसी सब का नतीजा था कि उसने मन ही मन एक खतरनाक मंसूबा पाल लिया। वह मंसूबा था रिंकू और बेवफा पत्नी का काम पूरा करना। अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए वह दोनों पर नजर रखने लगा। शोभाराम कभी काम पर जाता तो कभी नहीं जाता, कभी जाता तो घंटे 2 घंटे बाद ही लौट आता। रागनी अच्छी तरह जान गई थी कि उसका पति उस पर नजर गड़ाए है, इसलिए वह स्वयं सतर्क थी और उसने प्रेमी रिंकू को भी सतर्क कर दिया था कि वह उसके घर तभी आए जब उसे फोन करके बुलाए। 14 जून 2023 की सुबह 8 बजे शोभाराम काम पर चला गया। दिन भर काम करने के बाद वह शाम 6 बजे घर आया। उस समय रागनी छत पर थी। वह कमरे में पड़े तख्त पर लेट गया और थकान दूर करने लगा। रात 8 बजे के लगभग शोभाराम ने खाना खाया, फिर तख्त पर लेट गया। कुछ देर बाद ही वह गहरी नींद में सो गया। इधर रागनी ने घर का काम निपटाया, फिर बेटे को पति के साथ लिटा दिया और खुद छोटी बेटी के साथ कमरे में पड़ी चारपाई पर लेट गई। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे रह रहकर प्रेमी की याद आ रही थी। महीना भर से अधिक का समय बीत गया था। वह रिंकू से मिलन नहीं कर पाई थी। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने फोन करके रिंकू यादव को घर बुला लिया। दोनों मकान की छत पर पहुंचे और मौज मस्ती में जुट गए। इधर रात 12 बजे के बाद शोभाराम लघु शंका के लिए उठा तो उसकी नजर कमरे में पड़ी चारपाई पर गई। चारपाई पर छोटी बेटी तो सो रही थी, लेकिन पत्नी गायब थी। उसने चंद मिनट उसके वापस आने का इंतजार किया, फिर वह घर में उसकी खोज करने लगा। उसने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन रागनी उसे कहीं नजर नहीं दिखी। तभी उसके मन में विचार आया कि रागनी कहीं छत पर तो नहीं। यह विचार आते ही शोभाराम दबे पांव सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर पहुंचा। छत का दृश्य देखकर शोभाराम का खून खौल उठा। उसकी भुजाएं फड़कने लगी और कुछ कर गुजरने के तत्पर हो उठी। दरअसल छत पर रागनी और रिंकू यादव अर्धनग्न अवस्था में एक दूसरे में गुथे पड़े थे। पत्नी की चित्कार उसके कानों में गर्म शीशा घोल रही थी। शोभाराम ने पास पड़ी ईंट उठाई और रागनी पर छाए रिंकू के सिर पर भरपूर प्रहार किया। प्रहार से रिंकू का सिर फट गया और खून की धार बहने लगी। पति के रूप में रागनी ने साक्षात मौत को देखा तो वह प्रेमी के ऊपर लेट गई और गिड़गिड़ाने लगी, मेरे राजा को मत मारो, इसके बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी। यह सुनते ही शोभाराम का गुस्सा और बढ़ गया। उसने दूसरा वार पत्नी रागनी के सिर पर किया तो उसका भी सर फट गया और खून का फव्वारा छूट पड़ा। इसके बाद शोभाराम ने अनगिनत प्रहार रागनी और रिंकू के सिर और चेहरे पर किए तथा दोनों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वह छत पर भी बैठा बीड़ी पीता रहा। कुछ देर बाद उसने मोबाइल फोन से डायल 112 पर पुलिस कंट्रोल रूम को डबल मर्डर की सूचना दी। उस समय रात के 12 बज रहे थे। आसमान में बादल गरज रहे थे। शोभाराम की कॉल डायल 112 के एसआई पंकज मिश्रा ने रिसीव की। उन्होंने पूछा, बताइए आपको क्या परेशानी है, आप कौन और कहां से बोल रहे हैं। शोभाराम कहता है, साहब मेरा नाम शोभाराम दोहरे है, मैं गांव नंदपुर से बोल रहा हूं, मैंने डबल मर्डर किया है, आप जल्दी से आकर मुझे गिरफ्तार कर लो। शोभाराम के मुंह से डबल मर्डर की बात सुनकर पंकज मिश्रा दंग रह गए। फिर वह सोचने लगे कहीं शोभाराम शराबी तो नहीं और नशे में गुमराह कर रहा है।
वह कड़कदार आवाज में बोले, इतनी रात बीतने के बावजूद अभी तक तेरा नशा उतरा नहीं जो डबल मर्डर की सूचना दे रहा है। शोभाराम कहता है, साहब मैं शराबी नहीं हूँ, मैं पूरे होशोहवास में हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने रागनी और उसके प्रेमी रिंकू यादव को मार डाला है। दोनों लाशें मेरे मकान की छत पर पड़ी हैं, यकीन हो तो आ जाइएगा। शोभाराम ने जिस आत्मविश्वास के साथ बात की उससे एसआई पंकज मिश्रा को यकीन हो गया कि वह जो बता रहा है वह सच है। उन्होंने सूचना से पुलिस अधिकारियों का अवगत कराया, फिर सहयोगियों के साथ नंदपुर गांव पहुंच गए। शोभाराम का घर गांव के पूर्वी छोर पर था। पुलिस जीप वहीं जाकर रुकी। शोभाराम पुलिस कर्मियों को छत पर ले गया जहां 2 लाशें पड़ी थी। लाशें देखकर एसआई पंकज मिश्रा सिहर उठे। उन्होंने तत्काल शोभाराम को हिरासत में ले लिया। डबल मर्डर की यह घटना उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के नंदपुर गांव में 14 जून 2023 की रात घटी थी। डबल मर्डर की सूचना से जिले के पुलिस अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। कुछ देर बाद ही एसएचओ आरडी सिंह, सीओ सिटी प्रदीप कुमार, एसपी चारू निगम तथा एएसपी दिगंबर कुशवाहा घटनास्थल पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने बड़ी बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया। हत्यारे शोभाराम ने बड़ी बेरहमी से दोनों की ईंट से कुचलकर हत्या की थी। मृतकों में रागनी व रिंकू यादव था। रागनी की उम्र 30 वर्ष के आसपास थी, रिंकू की उम्र 22 वर्ष के आसपास थी। दोनों के शव अर्धनग्न अवस्था में थे। छत पर शवों के करीब ही खून से सनी ईंट पड़ी थी जिसे पुलिस ने सुरक्षित कर लिया। पांव फटते ही नंदपुर गांव में सनसनी फैल गई। जिसने भी 2 हत्याओं की बात सुनी उसी ने दांतों तले उंगली दबा ली। कुछ ही देर में शोभाराम के घर के बाहर भारी भीड़ जुट गई। मीना यादव को जब पता चला कि शोभाराम ने उसके बेटे रिंकू को मार डाला है तो वह बदहवास हालात में घटनास्थल पहुंची और बेटे का शव देखकर फूट फूट कर रोने लगी। महिलाओं ने उन्हें किसी तरह संभाला। रिंकू के पिता लायक सिंह होमगार्ड थे। वह सहार थाने में ड्यूटी पर तैनात थे। उन्हें बेटे की हत्या की खबर लगी तो वह भी गांव आ गए। बेटे का शव देखकर वह भी बिलखने लगे। रिंकू यादव की हत्या से नंदपुर गांव की यादव जाति के गुस्से की आग भड़क उठी। उनमें आक्रोश इस बात से था कि शोभाराम जैसे छोटी जाति के व्यक्ति ने उनकी बिरादरी के युवक की हत्या कर दी। इस हत्या से उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आई है। नवयुवकों में गुस्सा कुछ ज्यादा था। एसपी चारू निगम, एएसपी दिगंबर कुशवाहा को जब यादव बिरादरी में जन आक्रोश की जानकारी हुई तो उन्होंने कई थानों की पुलिस फोर्स को घटनास्थल पर बुलवा लिया और नंदपुर गांव की हर गली के मोड़ पर पुलिस पहरा लगा दिया। यही नहीं, उन्होंने हर स्थिति से निपटने के लिए पीएसी का कैंप भी लगा दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस अधिकारियों ने मृतक रिंकू व मृतका रागनी के शवों को सील मोहर कराकर पोस्टमार्टम के लिए औरैया के जिला अस्पताल भिजवा दिया। शोभाराम दोहरे को पुलिस सुरक्षा में थाना सहायल लाया गया। यहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की। शोभाराम ने अधिकारियों के सामने दोनों हत्याओं का जुर्म कबूल कर पूरी घटना की जानकारी दी। उसने इस घटना में किसी अन्य के शामिल होने से साफ इनकार किया। चूंकि शोभाराम ने जुर्म कबूल कर लिया था और पुलिस ने आला कत्ल खून सनी ईंट भी बरामद कर ली थी, इसीलिए एसएचओ आरडी सिंह ने मृतक रिंकू यादव की मां मुन्नी देवी की तहरीर पर आईपीसी की धारा 302 के तहत शोभाराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और शोभाराम को विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। 16 जून 2023 को पुलिस ने हत्यारोपी शोभाराम दोहरे को औरैया की जिला अदालत में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। मृतका रागनी के तीनों बच्चे अपनी नाना नानी के घर पर पल रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मुख्य उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जागरूक रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।